हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। ये जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ में पहले भी कुछ वीडियोस आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और मैं इसमें कंप्यूटर साइंस कवर कर रहा हूँ एनसीईआरटी की। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो से, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है सबसे पहले, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है ये देख लो। हम लोग जनरल अगर समझें तो हम लोग अगर किसी से बात करना चाह रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। सामने वाले को समझाने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत चाहिए। या फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर हम लोग किसी को इंडिकेशन करके भी कुछ बताते हैं कि, तो ये भी एक लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज के ही पार्ट है ये सब। तो अगर किसी को कुछ समझाना है सामने वाले को कि मैं क्या चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, ठीक है। तो लैंग्वेज की ज़रूरत इसलिए पड़ी। अब कंप्यूटर में क्यों पड़ी? कंप्यूटर से मुझे काम करवाना है। अब कंप्यूटर से मुझे काम करवाना है तो कंप्यूटर को कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, या फिर कुछ उसको इंडिकेशन या इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, तभी जाकर वो काम करेगा कुछ। तो इसीलिए मुझे कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। ओके, अब देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज को हमने किया क्या कि कैटेगराइज कर दिया तीन पार्ट के अंदर: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद में आगे आप एक स्टेप और लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर अभी हम लोग वॉइस सर्च वगैरह इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चाहो तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के बाद में अभी भी हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं या वेरी हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख लो, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। यही है तीन पार्ट जिसमें बांटा गया कंप्यूटर लैंग्वेजेस को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मशीन लैंग्वेज देख लो। मशीन लैंग्वेज में होता क्या था कि हम लोग इस तरीके से 100, ये मशीन कोड आपको दिख रहा है, इस तरह से लंबे लंबे कोड लिखते थे। कुछ भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देना है तो हमें इसी तरह के कोड लिखने पड़ते थे। और ये कोड आप लोग इतना लंबा लंबा देख रहे हो, अब इससे भी लंबे लंबे कोड होते थे। अगर मुझे कंप्यूटर से बहुत सारे काम करवाने होते हैं, तो कोई भी काम करवाना है अलग अलग काम के लिए, ऐसे अलग अलग कोड होते थे, ठीक है। तो अब मुझे ऐसे बहुत सारे कोड्स मुझे याद करने पड़ेंगे। और हर कोई इतना ब्रिलियंट तो होता नहीं है कि ये, मुझे तो नहीं होने वाले याद, किसी को मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से होते होंगे, और ऐसा लिख के भी रखेंगे तो कॉपी करने में भी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मशीन लैंग्वेज में होता क्या था कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बाइनरी डिजिट्स यानी 0 1 के फॉर्म में कोड भेजते थे। 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब हाई, इस तरीके से। उसके बाद में इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद में हाई चांसेस ऑफ एरर होते थे इसमें। हाई चांसेस ऑफ एरर, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था। तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो बहुत लंबे लंबे कोड होते थे, बहुत ज़्यादा लेंदी होता था, बाइनरी डिजिट की जरूरत पड़ती थी, 0 1 इसको कहते हैं। उसके बाद में प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती थी इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। उसके बाद में हाई चांसेस थे एरर होने के, टाइम टेकिंग होता था। और सपोज अगर मैंने इस कंप्यूटर में ये कोड लिखा है और किसी दूसरे कंप्यूटर में जाकर उसको चलाऊंगा, तो सिस्टम चेंज होने के हिसाब से, या फिर अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होने के हिसाब से कोड्स भी चेंज हो जाते। तो किसी एक कंप्यूटर में अगर मैं इस कोड को लिखूंगा तो दूसरे कंप्यूटर में वो नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में होता क्या था कि कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये MOV, ADD, SUB, MUL, तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना दी थी। उन शॉर्ट फॉर्म्स के यूज से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे, मतलब पहले से काम मेरा आसान हो चुका था। तो इजियर देन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज तो सबसे पहली बात तो यही है, इजियर ही है। एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए इसमें, लेस चांसेस ऑफ एरर, ठीक है। एरर के चांसेस होते थे लेकिन कम होते थे उससे। लेकिन ये भी है वही, इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। उन सब काम के लिए अगर मैं एक एक, ये न्यूमोनिक्स कहते थे इनको, ये न्यूमोनिक्स अगर याद रखूंगा तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बर्डन नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो, मूव असाइन वन वैल्यू टू अनदर, किसी एक चीज़ की वैल्यू दूसरों को असाइन करना,
ऐड टू वैल्यूज़, किसी दो वैल्यू को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, तो इन सब के लिए जैसे छोटे छोटे फॉर्म्स में ये सब क्या कहते हैं, न्यूमोनिक्स कहते हैं इनको, न्यूमोनिक्स जो है, ऐसे बहुत सारे न्यूमोनिक्स थे, मैंने ये कुछ एग्जाम्पल के लिए लिए, ठीक है। तो ये एरर अकरिंग होता था, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा कम मेहनत लगता था, लेकिन चेक करने के लिए मेहनत तो लगेगा ही, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, मतलब अब इतने सारे जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज के अंदर हमने किया क्या कि इससे लास्ट वाली में तो क्या था कि शॉर्ट फॉर्म्स जो थे वो हम लोगों ने याद किए। अब इसमें हम लोगों ने किया क्या कि साइंस डेवलप कर दिया, जैसे एडिशन का साइन हो गया उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, या फिर और भी ये चीज़ हो गया कि हम लोग जनरल जो इंग्लिश जो बोलते हैं या फिर इंग्लिश जो लिखते हैं, उस इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करने लग गए कोडिंग करने के लिए या फिर अपनी भाषा इसको समझाने के लिए। एक पीछे में पूरा प्रोग्राम होता था, ठीक है। और एक बात, असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक असेंबलर होता था। क्या होता था? असेंबलर, मैं आगे बता दूंगा। उसमें एक असेंबलर होता था, वो असेंबलर क्या करता था कि जो भी हम लोग ये जो कोड लिख रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर को तो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आएगी, 0-1 ही समझ में उसको आएगा। तो हम लोग जो कोड लिख रहे हैं वो हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए लिखा। तो हम लोग जैसे सपोज ऐड लिख रहे हैं, तो वो ऐड जो है असेंबलर क्या करेगा, उसको 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और वो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। फिर बाद में वापस से वो चीज़ें हमें रिप्लाई में मिल जाएगी, उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो असेंबलर का काम ये था कि वो जो है ट्रांसलेटर था, एक तरीके से ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ने लग गई थी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में भी ऐसे दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं वो देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, TRANSLATOR, ट्रांसलेटर। कौन कौन से ट्रांसलेटर? तो पहला ट्रांसलेटर होता था कौन सा? कंपाइलर। और दूसरा ट्रांसलेटर कौन सा होता है? इंटरप्रेटर। ठीक है, देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक सबसे मतलब जो कॉमन डिफरेंस या फिर बोल सकते हैं मेन डिफरेंस ये कि कंपाइलर जो होता है, जैसे सपोज आपने एक पूरा प्रोग्राम लिख दिया बड़ा सा, उस पूरे प्रोग्राम को ये एक बार ही ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। उसके अंदर जितने भी एरर होंगे वो एक बार में ही पता कर लेगा। जबकि इंटरप्रेटर जो है, अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसके अंदर बहुत सारी लाइन्स होंगी, अगर मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ तो उसके अंदर बहुत सारी जो लाइन्स होगी उसको लाइन बाय लाइन समझता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी 0-1 की फॉर्म में, और ये भी 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिससे कंप्यूटर को मेरी बात समझ में आए, ठीक है। तो ट्रांसलेटर दो तरह के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर इसमें, और असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये बहुत ही ईजी हो गया था लैंग्वेज, इसके अंदर एरर चेक करना बहुत ईजी हो गया था, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ईजियर, कोडिंग फ्रेंडली, मोर रीडेबल। रीडेबल का मतलब एक तरीके से हो गया कि इसको इजीली पढ़ सकते थे, गलतियां खोज सकते थे। लिस्ट चांसेस ऑफ एरर, ठीक है, और फास्टर, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग बोल सकते हो कि जो वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, उसके अंदर हम लोग बोल बोल के अपनी बातों को जनरली जो हम लोग बात करते हैं वैसे समझा सकते हैं। अभी AI पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो वो भी एक वेरी हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं, या फिर 4th जनरेशन लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज को कहते हैं। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। ये इस फोटो से डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से, ये सबसे पहला मशीन लैंग्वेज हो गया, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को समझ में आता है। उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज हो गया, जो कि किसको समझ में आता है? कंप्यूटर को नहीं समझ में आता, ये हमें समझ में आता है, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आता है। इसके लिए ट्रांसलेट करता है ये मशीन लैंग्वेज में, जिसे क्या कहते हैं? असेंबलर, ठीक है। और इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद में ये हाई लेवल लैंग्वेज में देखो, ये इसके अंदर ये सी में कोड लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, प्रिंटफ, ये सी के अंदर कोड लिखा हुआ है। तो सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, जावा हो गया, पाइथन हो गया। अभी के टाइम पे हम लोग जो लैंग्वेजेस का नाम सुनते हैं उसी को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। तो इसी तरीके से लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अंदर हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, इसके अंदर असेंबलर की, इसके अंदर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एरर के चांसेस होते थे, इसके अंदर एरर के चांसेस बहुत इसके मुकाबले कम है, और इसके अंदर सबसे कम है, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और थैंक यू।